तो देखिए आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और कल की क्लास मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था। थोड़ी थोड़ी बातें जो थी, जो मेन फोकस है हमारे इस डॉक्यूमेंट का या हमारी इस क्लास का, वो है आप लोगों का स्क्रीनिंग एग्जाम। और साथ साथ में जो यूटेट का एग्जाम होने वाला है मार्च में, क्योंकि दोनों में ही समय कम है और समय कम है इसलिए हम बहुत डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम वो टॉपिक्स लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक तो हम सारे ही लेंगे, लेकिन डिस्कस जो है डिटेल में वो सिर्फ उन टॉपिक्स पर करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फैक्चुअल हैं उनको हम वैसे ही लेके आगे चलते रहेंगे। कई सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको पहले से पता होते हैं, उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। जैसे कि सूर्य से दूरी में मतलब दूरी के हिसाब से कौन कौन बढ़ते क्रम में होता है, इस तरह की बातें, ठीक है ना। तो पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पर देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या क्या आपको समझने की आवश्यकता है, क्या क्या आपको आता है। ब्रह्मांड क्या होता है? देखिए, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंध में विविध संकल्पनाएं दी गई हैं जिनके अलग अलग आधार हैं। अब ये कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं, क्या क्या हैं, बस इनके नाम याद रखिए, किसने दिए ये याद रखिए बस। और इसके अलावा कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब यही एग्जाम अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो फिर तो बहुत जरूरत पड़ जाएगी ना याद करने की। पहली संकल्पना है, देखो, ग्रहाणु संकल्पना इसको बोलते हैं। चैम्बरलेन तथा मॉल्टन द्वारा ये दी गई है। दूसरी है निहारिका संकल्पना, जो कि लाप्लेस ने दे रखी है, ठीक है। देन थर्ड है आपकी उल्का संकल्पना, ये दी है लॉकियन ने। और चौथी है बिग बैंग, जो बहुत ज्यादा आज की डेट में कह सकते हैं कि फेमस है, ये दी है एडविन हब्बल ने। बस ये आप नाम याद रखिएगा इसके, कौन सी क्या है। इसके बाद कुछ सिद्धांत देखिए। बफन की संकल्पना है, ठीक है, ये फ्रांस से संबंधित है। क्या संकल्पना है इनकी, ये सब आपको मैं भेजूंगा ना, तो आप लोगों ने पढ़ना है। बिल्कुल ये नहीं है कि इसको हमने समझना नहीं है, आपने पढ़ना है। पढ़ करके नहीं समझ में आएगा तो फिर आपने तब पूछना है, ठीक है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बफन संकल्पना क्या है? देखो, एक विशालकाय पुच्छ तारा है इसमें, जो सूर्य से टकराता है और उसके बाद जो, देखो साफ सी बात है, अगर दो ठोस पदार्थों को आप आपस में टकराओगे तो डेफिनेटली क्या होगा, टुकड़े तो होंगे उनके। समझ रहे हैं आप इस चीज को। और उससे फिर जो जो द्रव्य बाहर निकलेंगे उनसे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह बनते हैं, ऐसा कुछ इसमें है। फिर है कांट की वाक्य राशि संकल्पना, ठीक है। गैसियस बोलते हैं इसको हम। कांट कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से बिलोंग करते हैं। 1755 में ये संकल्पना आई थी और ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर निर्भर करती है, उस पर डिपेंडेंट। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आर्द्र पदार्थ हैं वो आपस में टकराए और ऊष्मा उत्पन्न हुई, और इस वजह से कोणीय संवेगों के उत्पन्न होने के कारण ये घूमने लगे। अब ये कोणीय संवेग क्या होते हैं? जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको तो समझ में आ जाएगा, जिनका नहीं है वो समझिएगा कि मतलब एक बिंदु के केंद्र के चारों ओर आप घूम रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका कोणीय संवेग। तो अब जब आप थकेंगे तो क्या होगा, आपका बिंदु की तरफ को आएंगे, केंद्र की तरफ को आएंगे। तो जो केंद्र के चारों ओर घूमने वाले जो पदार्थ होते हैं, तो जितनी गति से घूमते हैं तो वो थकने के बाद क्या होता है, अपनी जो एनर्जी होती है वो लूज करते हैं और वो केंद्र की तरफ गिरने लगते हैं, ठीक है। घूर्णन में वृद्धि होने पर अब केंद्रीय शक्ति उतनी ही अधिक हो जाती है। विषुवत रेखीय भाग से पदार्थ के छल्ले उत्पन्न हो गए, ठीक है, ये सब पढ़िएगा आप लोग, राइट। फिर है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इसमें क्या है, देखो, अंतरिक्ष में एक उष्ण गैसीय निहारिका थी, ठीक है, जैसे शनि ग्रह है ना, वैसे ही। और अपनी धुरी पर तीव्र गति से घूमती हुई निहारिका ठंडी होकर के सिकुड़ने लगी, और उसके सिकुड़ने से क्या हुआ, अब केंद्रीय बल में वृद्धि हुई जिससे कि गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हुआ। ये सब कुछ इसमें है। सिक्स एक्सप्लोजन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ये बुक दी है इन्होंने, किन्होंने, ये क्या नाम था इनका, लाप्लास ने, ठीक है। चलिए, ये ठीक है ना। आपको डिटेल डिस्कस तो नहीं करना है, देखो डिटेल डिस्कशन करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा ये 10 दिन के अंदर जो हमने टारगेट रखा है अपना, राइट। तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं इसको सिर्फ, हाँ, जो जो बहुत अनकॉमन से हैं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो लौकिक की जो संकल्पना है ये है आपकी।
चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु संकल्पना में क्या है, देखिए 1904 में आई है ये। सूर्य के निकट एक तारे के आने पर पृथ्वी का उत्पत्ति होती है, ऐसा बोल रही है। सूर्य में तापमान अत्यधिक होने के कारण सूर्य के तल से गैस और वाष्प की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसको सौर ज्वालाएं कहा जाता है। और बिग बैंग थ्योरी जो है वो 1920 की आई और रिसेंट थ्योरी माना जाता है इसको। इसके अनुसार छोटे छोटे जो गोलक हैं उनमें भीषण विस्फोट होने से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और आज भी होता आ रहा है। ये मान रही कि आज भी अलग अलग जो आकाश गंगाएं हैं वहां पर ऐसा हो रहा है, और आकाश गंगाएं दूर जा रही हैं, ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है। तो हाइड्रोजन है आपका, H2 है, S है, He है, हीलियम है, ये सब यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। कोणीय संवेग केंद्र के चारों ओर, ये तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ये तो मैं समझाने के लिए बनवाया था। ठीक है, कि चारों ओर देखो, ये कोणीय संवेग आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर देखो मैं दिखाई देता हूँ। जैसे ये केंद्र है ना, इस केंद्र के चारों ओर अगर आप घूम रहे हैं तो क्या होगा, ये केंद्र अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है, केंद्र के चारों ओर घूमने वाली जो शक्ति होगी उसको केंद्र अपनी ओर आकर्षित करता है। अभी केंद्रीय बल जो अंदर की ओर आता है और अब केंद्रीय बल जो बाहर की ओर आता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये साइंस में भी काम आ सकता है आपका। अभी केंद्रीय बल वह बल होता है जो अंदर की ओर आता है, अब केंद्रीय बल वो होता है जो बाहर की ओर लगता है। आकाश गंगा का नाम मंदाग्नि है, हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम मंदाग्नि है। दुग्ध मिल्खा कहते हैं उसको, हम इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। ठीक है। और इसमें जो सौर मंडल है उसमें सूर्य है, मतलब हमारा सूर्य जिसको हम सूर्य देखते हैं, वैसे ऐसे कितने सूर्य, अनंत सूर्य है आकाश में। इस सूर्य के 8 ग्रह हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह हैं और उसके बाद कुछ उल्कापिंड। सूर्य जो है वो किसी भी एक सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है या कहीं की तारा होता है जो प्रकाश युक्त होता है, इसके अलावा बाकी सारे के सारे प्रकाशहीन होते हैं। ठीक है। सूर्य के में के अंदर कौन सी क्रिया होती है, अब ये सब इंपॉर्टेंट आने लग गया आपका। हाँ, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और सूर्य में 70.6% हाइड्रोजन और उसके अतिरिक्त बचा हुआ जो भाग है वो लगभग 27.4% हीलियम का पाया जाता है। ठीक। 8 मिनट के अंदर प्रकाश पृथ्वी के अंदर पहुंचता है, तो ये समय याद कर लीजिएगा, कितना समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, 8 मिनट। ठीक है। घूर्णन कहाँ होता है सूर्य का, तो घूर्णन क्या होता है, जब कोई भी ग्रह अपने धुरी पर घूमता है उसको हम घूर्णन कहते हैं। तो अब वो दिशाएं होती हैं अलग अलग, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, कहाँ घूमेगा वो, अगर ये दिशा है देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक। तो अब ये घूर्णन कहाँ होगा, या तो यहाँ से यहाँ को होगा, होगा नहीं होगा, या इसके विपरीत बात करें हम, यहाँ से यहाँ को होगा, वो आप डिपेंड करता है वो किसका घूर्णन कहाँ हो रहा है। तो सूर्य का जो घूर्णन है वो कहाँ होता है आपका, पश्चिम से पूरब की ओर होता है। तो पश्चिम कहाँ पर है, आपको मैंने अभी दिखाया था, ये पश्चिम है आपका, वेस्ट और ये ईस्ट है, तो यहाँ से यहाँ को होता है सूर्य का। ठीक है ना, ऐसे घूमता है सूर्य। समझ में आ गया। जैसे मैंने उदाहरण लिखा भी है, गुजरात से बंगाल की ओर, गुजरात जो है वो हमारा पश्चिम में है, गुजरात है, बंबई है, मतलब महाराष्ट्र है, और बंगाल जो है वो आपका कहाँ है, पूरब में। ठीक है। तो अगर इंडिया के मैप की बात करें, भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो गुजरात जो है वो एक्सट्रीम वेस्ट और बंगाल एक्सट्रीम ईस्ट पड़ता है, बाकी तो आगे पीछे की दशाएं हैं। सभी ग्रहों की घूर्णन शुक्र और अरुण को छोड़कर पश्चिम से पूर्व होती है। देखिए ना, जो घूर्णन गति सूर्य की है वही सारे ग्रहों की होती है, ये याद रखना है आप लोगों को। अगर आप सूर्य का भूल जाएं तो आप याद रखें पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर है, तो सूर्य की भी पश्चिम से पूरब की ओर है, याद रखना है आपको। ठीक। तो सिर्फ शुक्र और अरुण जो है वो विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है। सारे ग्रह पश्चिम से पूरब यानी कि गुजरात से बंगाल की ओर घूम रहे हैं, सिर्फ शुक्र और अरुण जो है वो बंगाल से गुजरात की ओर घूमते हैं, समझ लो आप। परिक्रमा, सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और आकाश गंगा का जो केंद्र होता है उसको हम ब्लैक होल कहते हैं।
अब ये ब्लैक होल क्यों कहा जाता है इसको, इसके पीछे तर्क ये दिए जाते हैं कि जैसे आप देखो बहुत रोशनी वाली किसी चीज को जब आप घुमाते हो ना, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है वहां पर। अंधेरा सा मतलब क्या है कि बहुत तेज रोशनी वाली वस्तु के सामने कोई अगर आप हल्की रोशनी की वस्तु रखते हो, तो जो हल्की रोशनी होती है वो डिम हो जाती है, दिखाई नहीं देती उस समय। उदाहरण, जब आप भयंकर धूप जब होती है बाहर, वहां से अंदर की तरफ आते हो, अंदर आपको अंधेरा सा दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा ब्लैक होल बोलते हैं, उसी की परिक्रमा करता है सूर्य। सूर्य की आयु लगभग 25 करोड़ वर्ष बताई गई है। और ये है रहा स्ट्रक्चर ऑफ सन, यानी कि सूर्य की संरचना। देखिए इतनी सारी लेयर है इसमें, कहाँ पर क्या है ये सब पढ़ने वाली चीजें हैं, इसको आप पढ़िएगा फिर डिस्कस करेंगे हम इसके। सबसे बीच में केंद्र है इसके, फिर केंद्र को हम कोर बोलते हैं, और केंद्र में ही क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और केंद्र का जो तापमान है वो क्या होता है, 15 मिलियन डिग्री होता है लगभग। फिर है विकिरण क्षेत्र। ठीक है, विकिरण क्षेत्र कहाँ है आपका, देखो ये है विकिरण क्षेत्र, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये केंद्र के चारों ओर लकीरें दिख रही हैं आपको उसकी ना। तो विकिरण क्षेत्र में क्या होता है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि विकिरण केंद्र में क्या होता है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। इसके बाद संवहनी क्षेत्र जो है, संवहनी क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर सौर कलंक बनते हैं। सौर कलंक क्यों बनते हैं, फिर अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने। बहुत प्रकाश एक तरफ हो जाए और कुछ जो क्षेत्र है वो प्रकाश मतलब प्रकाशहीन तो नहीं कह सकते, कम प्रकाश हो जाए। उदाहरण के लिए एक जगह पर आपका 1500 डिग्री सेल्सियस हो गया, और एक जगह पे सिर्फ 150 डिग्री सेल्सियस, कितना अंतर आ गया देखो आप, 1000 से ऊपर का अंतर आ गया, 1000 नहीं 1400 से ऊपर का अंतर आ गया। अब ऐसा जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो थोड़ा आपका डिम हो जाएगा। तो इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, सौर कलंक, कुछ अलग चीज नहीं है सौर कलंक। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम सौर धब्बा भी बोलते हैं। सूर्य के केंद्र में गैस और प्लाज्मा होती हैं, बता चुका हूं आप लोगों को मैं। फिर है वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर बोलते हैं इसको, जलती हुई गैस जहां से सौर लहरें उठती हैं। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सौर लहरें। सौर लहरें कहाँ से उठती है, तो वर्णमंडल से उठती है। कहाँ पर है वर्णमंडल, देखिए यहाँ पर चौथी लेयर है आपकी क्रम में, 1 2 3 4, ये उठ रही ना, आपको दिख रही होंगी सौर लहरें उठती हुई। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्णमंडल। और इसके बाद होता है कोरोना। कोरोना जो फैल रहा है वो नहीं, यहाँ किरीट बोलते हैं इसको हम। ठीक, तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग या हिस्सा किरीट कहलाता है। प्रश्न ऐसे पूछेगा आपसे वो कि सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमको दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, वो किरीट कहलाता है। ठीक है, ये कौन सा भाग दिखाई देता है, किरीट दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये इसकी सारी लेयर्स हो गई हैं। कौन कौन सी क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए कि केंद्र की अगर बात करेंगे तो केंद्र में क्या होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और इसका जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री रहता है। ये दो बातें याद रखनी है हमने। विकिरण क्षेत्र जो होता है वहां पर रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, ये याद रखना है आपने। ठीक है, फिर है संवहनी क्षेत्र, तो यहाँ पर सौर कलंक या जो जिसको हम बोल सकते हैं धब्बा जिसे बोलते हैं, क्या होता है वो कि थोड़ा सा कम रोशनी वाला क्षेत्र होता है जो कि डिम दिखाई देता है। इसके बाद वर्णमंडल में क्या होता है, सौर लहरें उठती हैं, सौर ज्वालाएं कहते हैं उसको। और किरीट क्या है, वो भाग है सूर्य का जो कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अब आते हैं हम ग्रहों पर। कल बताया था आपको, मैंने लिखवाया भी था ग्रहों के बारे में, फिर देख लीजिए। वह खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, सॉरी, ग्रह क्या है, खगोलीय पिंड होते हैं। खगोलीय मतलब कि वही खगोल शास्त्र पढ़ रहे हैं आप, ठीक, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ क्या है आपका खगोलीय पिंड है। कौन कौन से ग्रह हैं, क्या क्या है, सब कल चर्चा कर चुका हूँ, आज मैं बिल्कुल नहीं करने वाला इस पर। आप लोग जिन्होंने कल क्लास ज्वाइन नहीं की थी वो लोग सिर्फ क्या करेंगे, ये डॉक्यूमेंट भेज दूंगा उसको देखिएगा सिर्फ। सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जितना समय इनको सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है किसी भी ग्रह को, उसे वर्ष कहते हैं। पृथ्वी के लिए ये जो वर्ष है वो 365 या 366 दिन का होता है। अक्ष पर घूर्णन गति करते हैं, अपने अक्ष पर। ठीक है, तो दो चीजें होती है, एक तो होती है परिक्रमण गति, है ना, एक होती है आपकी घूर्णन। तो परिक्रमा क्या होती है, सूर्य के चारों ओर होती है। ठीक है, ये सूर्य अगर है तो कोई ग्रह है वो इस सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, इसे बोलेंगे आप परिक्रमा। और घूर्णन क्या होता है, जब ये ग्रह है और ये अपने चारों ओर घूम रहा है सिर्फ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं घूर्णन। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति,
हर ग्रह की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, कुछ की ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। स्वयं का प्रकाश नहीं होता ग्रहों में, सूर्य के प्रकाश पर आश्रित होते हैं, अपने निश्चित पथ पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्रम है, देखिएगा इसको आप, ये पिक्चर बनाइएगा अपनी कॉपी में अच्छे से। देखिए कितनी अच्छी पिक्चर बनाई है ऋतु ने, है ना ऋतु? तो सूर्य से बढ़ते क्रम में, मैं सूर्य से दूरी के, हाँ दूरी के बढ़ते क्रम में ये आपको ग्रह दिखाई दे रहे हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण आदि। जो सूर्य के पास होते हैं उनको हम बोलते हैं आंतरिक, पार्थिव या गर्म ग्रह। क्योंकि देखो इनके बीच में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बाद क्या है, एक मोटी सी लेयर दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, इसलिए ये लेयर क्या करती है, ये दोनों को, दोनों साइड्स को ब्रेक कर देती है बराबर भागों में। उधर 4 ग्रह है और इधर 4 ग्रह। तो इधर के 4 ग्रह क्या है, सूर्य के नजदीक है इसलिए गर्म है, सूर्य के पास है इसलिए आंतरिक कहला रहे हैं। ठीक है, और पार्थिव क्योंकि छोटे छोटे पत्थर और चट्टान इसमें होते हैं इसलिए। जो दूर है सूर्य से, जो इस ब्रेकर के पार हैं, उन्हें हम ब्राह ग्रह कहते हैं, यानी कि आंतरिक के विपरीत ब्राह हो गया। ठीक है, ठंडे ग्रह होते हैं ये। ठीक है, ज्योतियन ग्रह भी इन्हें कहते हैं। तो ये कुछ नाम है इनके। अब इनमें विशेषताएं क्या होती है, देखिए जो सूर्य के नजदीक होते हैं उनका तापमान अधिक होता है क्योंकि सूर्य के पास है। जो दूर है सूर्य से तो उनका तापमान कम है क्योंकि सूर्य से दूर है। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा सोचना ही नहीं है। बस ये पिक्चर अपने माइंड में ले आइएगा जब भी आपसे प्रश्न पूछे ऐसा। ठीक है, फिर है सौर पवन के कारण गर्म होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है आपका, धूल, कण और गैसीय मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। फिर धूल, कण और गैसीय मात्रा क्या होती है, यहाँ कम होती है। सूर्य के पास जो होंगे धूल और गैस के कण क्या होंगे, कम होंगे उसमें। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। इसके बाद इनमें वायुमंडल होता है और जो सूर्य से दूर है उनमें वायुमंडल नहीं होता है। याद रखना है इसको, वायुमंडल किसमें होता है, जो सूर्य के नजदीक है, और सूर्य से दूर वालों में वायुमंडल नहीं होता। देन है गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के पास होने के कारण इनका गुरुत्वाकर्षण कम होता है और जो सूर्य से दूर है उनका गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। जो खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करने वाले हों उन्हें ग्रह कहते हैं। ध्यान देना है, वे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको ग्रह कहते हैं, और वे खगोलीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की नहीं करते हैं, उसको उपग्रह कहते हैं। मरकरी, बुध सबसे छोटा ग्रह है। कुछ छोटी छोटी विशेष बातें लिखवाई जाएंगी हर ग्रह की, आपको वो नोट करनी है। जैसे परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल, सूर्य से दूरी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। इसे हम निपुणता का ग्रह भी कहते हैं या वाणिज्य ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के सबसे नजदीक है और इस कारण से क्या होता है, यहाँ का तापमान, तापांतर सबसे ज्यादा होता है, तापमान नहीं होता। ठीक है, तापांतर क्या होता है कि सुबह अगर, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, हल्द्वानी है, हल्द्वानी का सुबह का तापमान, दिन का तापमान, दोपहर के 12 बजे का तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस, और शाम का है 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हल्द्वानी का तापमान क्या है, 12 डिग्री सेल्सियस है दिन का, और शाम का 8 डिग्री सेल्सियस। इनका तापांतर कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, अब मैं जो कहूंगा वो ध्यान देना आप। अब ऐसे ही दिल्ली का तापमान है, दिल्ली का तापमान हो रहा है आपका दिन का 12 बजे का 30 डिग्री सेल्सियस, और शाम का हो जा रहा है इसका कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका तापांतर कितना हो जाएगा, देखो अंतर देखो इन दोनों के बीच में, 30 - 2 कर दो 28 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अधिक तापमान किसका है, दिल्ली का है। तापांतर किसका अधिक है, आपका दिल्ली का है। और हमारे हल्द्वानी का कितना है तापांतर, 4। तो 4, ये जो तापांतर है ये समझना है आपने कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर होता है उसको हम तापांतर कहते हैं। तो ये तापांतर की बात कर रहे हैं हम, और तापांतर सबसे अधिक होता है किसका, बुध ग्रह का। वैसे तो बुध ग्रह सूर्य के नजदीक है तो इसका जो तापमान है वो सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि शुक्र ग्रह इसमें एक अपवाद है। शुक्र ग्रह सूर्य से दूर है,
लेकिन वहां पर जो गैसें पाई जाती हैं ना, कार्बन की गैसें जो होती है, कार्बन मोनो, कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी अधिकता होने के कारण उसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। ठीक, यही रीजन है कि सबसे अधिक तापमान वाला या सबसे अधिक गर्म जो ग्रह है वो कौन है? सूर्य है। लेकिन सबसे अधिक तापांतर किसका है? वो बुध का है। तो तापांतर क्या होता है मैंने समझा दिया आप लोगों को, आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए, दिन में इसका जो तापमान है वो 427 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और शाम को वो माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस। सोचिए जरा, ना दिन के तापमान में आप रह सकते हैं ना रात के में रह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही एक्सट्रीम लेवल के। हमारे यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस होने पर हालत खराब हो जाती है, और माइनस में सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस चले जाए तब भी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम क्या है? क्रेटर है। क्रिएटा गाड़ी है ना, उसका नाम याद रखना आप। शुक्र को सुंदरता की देवी कहा जाता है, वीनस इसका अंग्रेजी में नाम है। सूर्य से इसकी दूरी है 108 मिलियन किलोमीटर। इसके कई नाम हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन आदि। और इसी तरह से ये व्यास, आकार और घनत्व, इन तीनों में पृथ्वी के समान है। ठीक, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको इसीलिए कहा जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो याद रखना है किसको? शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें कुछ चीजें जो है वो पृथ्वी के समान है। जुड़वा का मतलब ये होता है व्यास, आकार और घनत्व, ये तीनों उसके पृथ्वी की समान है, तो इसलिए इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। घूर्णन, घूर्णन कहाँ होता है मैंने बताया था, सिर्फ शुक्र और वरुण है जो आपका, जिसका घूर्णन क्या होता है? अलग होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, अरुण भी ऐसे ही होता है। तो जहां से आरंभ होगा वहां पर सूर्यास्त होता है, और जहां पर अंत होगा वहां पर सूर्योदय होता है। अंत मतलब कि अगर पूरब से घूमना शुरू किया है इसने, ठीक है, ये, तो जहां से घूमना शुरू करेगा वहां पर क्या होगा? सूर्यास्त होता है, लिखा हुआ है देखिए। और जहां को जाएगा घूमते हुए वहां पर सूर्योदय होता है। ये भी आप कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, ताकि कभी एग्जाम में अगर आपसे थोड़ा घुमा के पूछ दे ना कोई, कि बताइए कि शुक्र में कहाँ पर सूर्योदय होता है, किस दिशा में होता है, तो पृथ्वी का उल्टा याद रखना। पृथ्वी में सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व में होता है। तो शुक्र में सूर्योदय कहाँ हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा। पृथ्वी में सूर्यास्त कहाँ होता है आपका? पश्चिम में होता है। तो शुक्र में कहाँ हो जाएगा आपका? उसका उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा इसको आप। सर्वाधिक समय घूर्णन काल में, ठीक, 243 दिन का। तो सबसे अधिक घूर्णन में समय, परिक्रमण में नहीं। परिक्रमण में समय तो कोई और लगाएगा अभी, जो सूर्य से जितना दूर होगा उतना ज्यादा समय लगाएगा परिक्रमण में, याद रखना आप। लेकिन घूर्णन में सबसे अधिक समय कौन लगाता है? शुक्र लगाता है। इसको आप याद कर लीजिए, 243 दिन का समय लगता है इसको घूर्णन में। पृथ्वी को कितना ना समय लगता है घूर्णन काल में, बताओ? पृथ्वी को घूर्णन करने में कितना समय लगता है? अपनी धुरी पर कितनी समय में वो पूरा घूम लेती है? बताओ जरा, जल्दी बताओ, बताइए, आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, लगभग 24 घंटा। ठीक है, 23 घंटा कुछ मिनट होता है वो, अभी आगे देखेंगे आप लोग। सबसे गर्म होता है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका? CO2 पाई जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2, ठीक है, इनके बादल पाए जाते हैं, इस वजह से गर्म होता है। जिससे आपने सुना होगा ना आजकल की ये जो क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका भी एक प्रमुख कारण क्या है आपका? ये सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ही है। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, ये क्रम है चमकीले ग्रहों का। सबसे चमकीला है सूर्य, क्योंकि वो तो तारा ही है। चंद्रमा में भी अपनी कुछ कहते हैं कि रोशनी है, और शुक्र में भी अपनी रोशनी है। और शुक्र की रोशनी भी किसकी वजह से है? ये सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से है। फिर आते हैं हम पृथ्वी पर। पृथ्वी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, पता ही रहता है सब कुछ। तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, जीवन ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, लगभग 70% से ऊपर इसमें पानी है ना, आप लोगों को पता ही है। दूरी, सूर्य से कितनी दूरी है इसकी? तो दूरी अब पृथ्वी के संबंध में आपको सब याद रखना है, बाकी को याद ना करें आप, कोई बात नहीं, पृथ्वी के संबंध में याद करना है। सूर्य से ये 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। परिक्रमण करने में इसको, सूर्य का परिक्रमण करने में 365 दिन लगता है। परिभ्रमण में इसको लगभग 24 घंटा लगता है। यह अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी याद रखना है। इसकी आकृति कैसी है? तो ना संतरे की तरह है, ठीक है, ना ही गोल है, गोलाब है। गोलाब
एक्चुअल में संतरे की ऐसी आकृति को ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर उसमें होता है। ऊपर और नीचे चपटा है और बाकी गोल है। उपग्रह, इसका एक उपग्रह है चंद्रमा नाम का। सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? यहाँ एवरेस्ट है। और सबसे गहरा मैरियाना गर्त है प्रशांत महासागर में। एवरेस्ट कहाँ है बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको बताइए, हिमालय में है। फिर है सूर्य पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है, 100 टाइम्स बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। ठीक है, तो चलो ये तो खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। पृथ्वी में, पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है, ठीक है, जहां पर ठोस, गैस और द्रव्य तीनों पाए जाते हैं, और तीन का जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल क्या है, लिविंग बींग्स के लिए एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है। मंगल, चौथा ग्रह देख रहे हैं हम, मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं हम, क्योंकि ये लाल होता है। अब ये लाल क्यों होता है, उसका एक कारण होता है। लाल होता है ये आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण ये क्या होता है, लाल होता है। ठीक, ये पूछा सकता है प्रश्न आपसे कि मंगल ग्रह लाल क्यों होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसे युद्ध का देवता कहते हैं, और पृथ्वी के जैसा ही ये होता है, लेकिन पृथ्वी की जुड़वा बहन नहीं कहते इसको। बस पृथ्वी में और इसमें एक समानता है कि इन दोनों का जो घूर्णन काल है वो लगभग एक एक समान है, और ये एक समान रूप से अक्ष पर झुके हुए हैं। तो देखिए घूर्णन काल दोनों का समान है, पृथ्वी का भी 24 घंटा है, इसका भी 24 घंटा है लगभग। अक्ष पर झुकाव पृथ्वी का 23.5 है, तो इसका 25 से ज्यादा अंतर नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये दो समानताएं इसमें पाई जाती है। अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में तो याद होना चाहिए, बाकी तो अंतर ही है काफी। उपग्रह कौन कौन से हैं इसके, तो देखो फोबोस तथा डीमोस। और डीमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस है। इसी क्रम में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है पूरे सौर मंडल का हमारे, तो उसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिखिए। ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओलंपस मोन्स, जो कि जागृत है। ठीक है, और सबसे ऊंचा पर्वत इसका है निक्स ओलंपिया, जो कि एवरेस्ट से 3 गुना है। एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ना, उससे 3 गुना ऊंचाई वाला एक पर्वत निक्स ओलंपिया, वो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। अभी अभी 2 दिन पहले ही जो अमेरिका है, अमेरिका की नासा ने मार्स मिशन अपना सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। ठीक है, भारत ने भी करने का प्रयास किया था, लेकिन अंतिम क्षणों में वो पूरा नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि अगर हो जाता तो भारत इतिहास रच देता, लेकिन अभी नासा ने किया है। तो आप लोगों के लिए ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन सकता है कि किस दिन नासा का जो ये मिशन है ये पूरा हुआ, और भारत मूल के कौन कौन व्यक्ति थे उससे संबंधित है, तो आप लोग उसको नोट करिएगा। बृहस्पति पर आते हैं, अब हम बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। याद रखना है, पीला ग्रह इसको आपकी बृहस्पतिवार का दिन होता है, तो आप अगर फास्ट वगैरह रखते व्रत रखते हैं तो आप पीले वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि राम जी का वार माना जाता है उसको, ऐसा कुछ। ठीक है, याद होगा आप लोगों को ना। ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको आप। देवताओं का गुरु, क्योंकि बृहस्पति को हम देखते हैं भाई, अपने पुराणिक जो हमारी कथाएं होती है उसमें बृहस्पति को देवगुरु कहा गया है। सबसे बड़ा होता है, सबसे भारी होता है, दूरी इसकी सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी की कितनी थी, 150 मिलियन थी। घूर्णन गति इसकी है 9 घंटा 56 मिनट, कम है बहुत। पृथ्वी की 24 घंटा थी। आप पृथ्वी से कंपेयर करके देखिएगा ना हर किसी को। परिक्रमण देखिए तो 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष हमारे अकॉर्डिंग, हाँ, इनके अकॉर्डिंग तो वो 12 वर्ष को एक वर्ष माना जाएगा। मतलब हमारे अकॉर्डिंग, हमारे वहां 365 दिन का एक वर्ष होता है ना, तो 365 × 12 कर लो, उतने दिन लग जाएंगे इसको। इसके बाद उपग्रह इसके हैं 79। और अभी अभी प्रश्न पूछा था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो कौन है, डेनीमिड है, सॉरी गैनीमिड है। गैनीमिड सबसे बड़ा ग्रह है इसका। और यूरोप, यूरेपा, कैलिस्टो, लोआयो, और ये सभी ग्रह जो हैं वो आपके गैलीलियो द्वारा खोजे गए। ठीक है, इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, इसलिए ये तारे के समान माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए शनि की तरफ चलते हैं। तो शनि को काला ग्रह कहते हैं, याद रखना। शनिवार के दिन काले वस्त्र का वर्ण किया जाता है, मतलब काले वस्त्र पहनते हैं आप लोग।
है ना? जो बाबा शनिदान लेने आते हैं वो काले वस्त्र पहन के आते हैं, तो ऐसे आते हैं। शनि को काला ग्रह माना जाता है, और इसे कृषि का देवता भी कहा गया है। स्वयं का वलय होता है इसका। वलय क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, मैं फिर भी दिखाता हूँ। जैसे ये ग्रह है, इसे वलय बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घूर्णन में इसको 10 घंटा 40 मिनट का समय लगता है, बहुत कम समय है। और परिक्रमण इसका और भी ज्यादा हो गया है, 29 लगभग, ठीक है। बृहस्पति का 12 वर्ष था, इसका दुगने से ज्यादा हो गया उसके। इसके उपग्रह कौन कौन से हैं देखिए। टाइटन बहुत फेमस है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि टाइटन में जीवन की संभावना है, और अभी भी इस पर प्रयास चल रहे हैं। और शनि का सबसे बड़ा ग्रह ये है, फोबे है, ठीक है। और फोबे एक ऐसा उपग्रह है कि जो वो उल्टी दिशा में घूमता है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह माना जाता है शनि को, और इतना कम घनत्व इसका है कि पानी में तैर सकता है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि हमारे सौर मंडल में सबसे कम घनत्व किसका है, तो किसका है, शनि का है। अरुण, अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। हरा क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें क्या है, मिथेन है। मिथेन मतलब CH4। तो अरुण हरे ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका CH4 पाया गया है, ज्यादा अधिक की अधिकता है। इसे लेटा ग्रह कहते हैं, स्वर्ग का देवता कहते हैं, आदि नाम है इसके। परिक्रमा में 64 वर्ष लगते हैं इसके। घूर्णन काल में इसके कम से कम 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। शुक्र के समान ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। और वलय पाए जाते हैं इसमें। अब शनि के बाद वरुण और अरुण दोनों में वलय पाए जाते हैं, ठीक। उपग्रह इसके हैं 27। और वरुण सागर का देवता कहते हैं वरुण को हम, ठीक है। मैं बहुत बहुत स्पीड में ले चल रहा हूँ इसको, मतलब डिस्कस नहीं कर रहा है आपके साथ। प्लीज आप लोग ये मत सोचना कि ये समझा नहीं रहे हैं सर। रीजन ये है कि हमारा सिलेबस समय समय से पूरा करना है, तो हमें जल्दी जल्दी चीजें स्किप करनी पड़ेंगी। जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहा हूँ, जो नहीं है तो उसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, तो ठीक है ना। जैसे पृथ्वी और शुक्र आपस में जुड़वा ग्रह कहलाते हैं, जुड़वा बहनें कहलाती हैं, वैसे ही अरुण और वरुण जुड़वा भाई कहलाते हैं। याद रखना आपको, ठीक है। मतलब भाई मजाक कर रहा हूँ, बट जुड़वा ग्रह कौन कौन है, पृथ्वी और शुक्र हैं आपस में जुड़वा, ऐसे ही अरुण और वरुण है। गोल्डी लॉक्स जोन कल लिखवाया था आप लोगों को मैंने। क्या होता है, किसी भी तारे में से एक निश्चित दूरी पर, ठीक है, एक ग्रह आता है। किसी भी तारे के से एक निश्चित दूरी पर एक ऐसी ऐसी व्यवस्था होती है या ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं। और हमारा सौरमंडल जो है, ऐसे में पृथ्वी इस क्षेत्र में आता है। इसी कारण से पृथ्वी में जीवन की संभावना है। अब हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर। उससे पहले जो भी आपने अभी पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, और फिर जो नहीं आ रहा है तो प्रश्न पूछिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा आई होप। जो क्वेश्चन थे आपने पूछेगा बाद में, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ते हैं हम। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देखो, पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये पृथ्वी पर खींचता कौन है आखिर, कोई भी नहीं खींचता है। तो जब कोई खींच ही नहीं रहा है तो रेखाएं बनेंगी नहीं, और जब बनेंगी नहीं तो उनको हम सिर्फ अपने कल्पनाओं में ले लेते हैं, तो इसलिए इनको काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। क्षैतिज मतलब क्या होता है, देखिए, ये होता है क्षैतिज, ठीक। और ये होता है ऊर्ध्वाधर। तो याद रखना, जो रेखाएं ऐसी होंगी वो हो जाएंगी आपकी क्या, अक्षांश। और जो ऐसी होंगी वो होंगी देशांतर, ठीक है। तो कुल 181 या फिर 179 रेखाएं हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है, रेखाएं या तो 181 होंगी या फिर 179 होंगी, है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ जो खगोल शास्त्री हैं, वो ध्रुव में जो रेखाएं बनती हैं उनको रेखा नहीं मानते। अब जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बनने वाली रेखाओं को रेखा नहीं मान रहे हैं, तो फिर दो रेखाएं कम कर लो, हो जाएंगी 179। और अगर मान रहे हैं तो 181। विषुवत रेखा को शून्य रेखा कहते हैं। देखिए, ये आपके पास चित्र आ गया है, ठीक। इसमें ये है आपका विषुवत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, भूमि के मध्य से आ रही है, पृथ्वी के को बीच से काट रही है।
इसी को हम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। तो 3 नाम इसके होते हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और क्या, 0 रेखा, 0 डिग्री रेखा। ठीक, इससे ऊपर की ओर को जाते हैं और नीचे की ओर को जाते हैं। तो ऊपर जाने वाली रेखा है आपकी उत्तरी रेखाएं कहलाती हैं, नीचे आने वाली आपकी दक्षिणी कहलाती है, क्योंकि नीचे दक्षिण ध्रुव है, ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना आप रेखा कैसे बनती है, ऐसे बन रही रेखा, ये रेखाएं बन रही हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, तो इसको देखिएगा आप लोग, डिस्कस कर रहे हैं आगे। विशेषता देखिए, विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है और बाकी सभी रेखाएं भूमध्य रेखाएं की ओर, रेखाओं की ओर जाती हैं तो वो क्या होती हैं, कम होती जाती हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, जितना ऊपर की ओर जाएंगे उतना कम होते जाएंगे। देखो, क्योंकि आकार ऐसा होता है ना, ये ऐसा आकार होता है पृथ्वी का। अब यहाँ पर सबसे बड़ी रेखा बन रही है, तो ऊपर को जाओगे तो आप खुद देखो ना, आपको लग रहा होगा खुद ही कि छोटी होती आ रही है। ठीक है ना, तो ध्रुव के पास सबसे छोटी रेखा होती है और विषुवत रेखा सबसे बड़ी होती है। सभी रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, बिल्कुल समांतर होती हैं। अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो याद रखना है, अगर ये रेखाएं हैं 3, तो जितनी दूरी इनके बीच की है उतनी दूरी इनके बीच की होगी। ठीक है ना, ये तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ये अगर ये दो रेखाएं समांतर है ना, तो देखो, इनके बीच की दूरी अगर ए है तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, ए होगी। ये से बोलते हैं समांतर। दूरी में कोई अंतर ऐसा नहीं आता। ठीक, और थ्रू आउट दूरी क्या रहती है आपकी, समान रहती है। मतलब कि अगर यहाँ पर दूरी है तो यहाँ पर भी यही रहेगी, ये सब समान रहेंगे। समांतर रेखा वे रेखाएं होती हैं जहां पर दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो हर बिंदु पर समान रहती है। बस बिंदु जो है वो आपस में 90 का कोण बनाने वाले होने चाहिए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 1 डिग्री होती है। तो याद रखना है ये, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, 1 डिग्री होती है। और इससे 1 डिग्री का मान होता है 111 किलोमीटर। और ये जो आंकड़े हैं ये दिए थे आपके गोरे ने, है ना, गोरे नामक एक व्यक्ति ने दिए थे, तो इसकी वजह से इनको गोरे रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अक्षांश के बीच में आने वाली रेखाओं को गोरे रेखाएं कहते हैं। इनकी जो डिस्टेंस है आपस में एक दूसरे से, वो होती है 111 किलोमीटर। मतलब कैसे, ये एक, ये पृथ्वी है, मान लो इसको। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, ये एक और रेखा है, ये एक और रेखा है। तो इनके बीच की जो दूरी होगी ना, ये दूरी होगी 111 किलोमीटर। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव रेखा सबसे छोटी रेखाएं होती हैं, बता चुका हूं आप लोगों को मैं। इनको हम अक्षांश वृत्त भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं से जलवायु निर्धारण होता है। ठीक हो गया, अक्षांश रेखाओं का काम क्या होता है, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा हुआ भी है इसमें, तो जहां पर भी स्टार लगा हो उसको आप वेरी इंपॉर्टेंट समझ के नोट कर लें। अक्षांश रेखाओं का काम क्या होता है, जलवायु का निर्धारण करने का काम इनका होता है। ठीक, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग कटिबंध कहलाता है, मतलब अंग्रेजी में जोन कहलाता है। ठीक, और हर जोन में क्या होता है, आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। और इस वजह से क्या होता है, उनका जो क्या बोलते हैं उसको हम, जलवायु होती है वो अलग अलग होती जाती है। ठीक, अभी आप पढ़ेंगे आगे ना, आप जब अ, विश्व का इतिहास पढ़ने लगेंगे तो आप पढ़ेंगे उष्ण कटिबंध है ना, शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, क्या क्या होते हैं बहुत, मतलब वहां पर आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अक्षांश रेखाओं का नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत आएगी। विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सीधा पड़ता है। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान कम होता जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 8 दिन ज्यादा होते हैं। सूर्य का उत्तरायण कहाँ होता है और दक्षिणायन कहाँ होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप। तो उत्तरी ध्रुव के 23 डिग्री थी ना, 23.5 डिग्री पर उत्तरायण होता है, और ऐसे ही अपोजिट कर लीजिए आप, तो साउथ में 23.5 डिग्री पर दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रही है आपको कर्क रेखा,
मकर रेखा, ये सब आगे आएगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे तो वहां पर डिस्कस और हो जाएगा, अभी तो सिर्फ आप एक कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं अपना, ठीक है, ये याद रखना है। आर्किटिक वृत्त, ये बन रहा है आर्किटिक वृत्त, आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आर्किटिक वृत्त बन गया, ठीक है, ये बन गई कर्क रेखा, ये बन गई विषुवत रेखा, और ये बन गया आपका अंटार्कटिक, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पर झुकी होती है, जबकि जो आर्कटिक रेखा होती है वो 66 डिग्री का होता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक दो, ठीक है, साउथ में और वेस्ट। कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये जब पढ़ा रहा था मैंने तो वो इंग्लिश में लिखवाने के लिए बोला होगा, ऐसा कुछ नहीं। दो अक्षांशों के मध्य दूरी भूमध्य रेखा पर 110.6 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों पर ये थोड़ा सा बढ़ जाती हैं और 111.7 होती है। दो अक्षांशों के मध्य दूरी, अभी आपको ऊपर बताया था कि अक्षांशों के मध्य बनने वाली जो रेखाएं हैं उनमें दूरी क्या होती है, 111 होती है, थोड़ा फ्रैक्चर्ड होता रहता है वो, ठीक। देशांतर रेखाएं देखिए, अब आप अभी आपने देखी अक्षांश रेखाएं, आप देशांतर, देशांतर मतलब कि ऊपर की ओर, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, वो लैटिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से खींची गई लंबवत रेखाएं या ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जिन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब इनका काम देखो, याद रखना, अक्षांश रेखाओं का काम होता है जलवायु का निर्धारण करना, कटिबंध बनाना। इनका जो काम होता है वो होता है समय का निर्धारण करना, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं रेखाएं, और प्रत्येक देशांतर रेखा का एक अर्धवृत्त होता है, ठीक है, यानी कि हर देशांतर रेखा जो होती है वो अर्धवृत्त बनाती हुई चलती है। दो देशांतर रेखाओं से मिलकर के एक वृत्त बनता है, तो कुल मिलाकर के 360 रेखाएं होती हैं, और जो रेखा 0 डिग्री होती है उसी को हम 360 भी बोलते हैं, क्योंकि आपने, आप में से जो भी गणित वाले हैं या जो गणित वाले नहीं भी हैं तो उन्हें पढ़ाई होता है, अगर हम बात करते हैं ना कोऑर्डिनेट्स की, तो यहाँ से स्टार्ट होता है शून्य से और खत्म भी होता है आपका यहाँ आते आते यहाँ पर 360 पर, तो 360 और जो शून्य होता है वो क्या होता है, एक ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता, ठीक। दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक जो दूरी है वो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आपको कम होते रहेगा। ये दूरी कौन सी कह रहा हूं मैं, याद रखना, हाँ, ये दूरी ये है, ठीक है, ये दूरी है, ये ठीक है। अब खुद देखो आपकी विषुवत रेखा पर जैसा जो है बीच में, ये तो अधिक पाया जा रहा है ना आपका, और जहां पर ध्रुव से मिल रहा है वहां पर दूरी कम होती आ रही है, देख रहे हैं ना आप लोग, हाँ। तो 0 डिग्री पर 111 किलोमीटर, 60 डिग्री पर 156 किलोमीटर, और 90 डिग्री पर 0 किलोमीटर, ये दूरी है। जापान को पूर्वी गोलार्ध का सबसे बड़ा पूर्वी देश कहा जाता है वैसे, लेकिन अभी तो न्यूजीलैंड है ना, इस समय न्यूजीलैंड को माना था, पहले से कहा जाता था इसको, जापान को, ठीक है। और सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो निपन पर होता है, इसीलिए इसको उगते सूरज का देश भी कहा गया है, इसको, जापान को। अब ये जो सूर्योदय से पहले न्यूजीलैंड में होता है, क्योंकि उस समय जब ये बात हुई थी तो उस समय न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज नहीं हुई थी ना, तो इस वजह से ये कहा गया था। अब देखिए, ये तो आपको समझाने के लिए है, सिर्फ ये यूरोप है, ये इंडिया है, तो यूरोप पश्चिमी है और इंडिया क्या आपका पूर्वी है ना, ये सब कुछ, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय समय एवं तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय एवं तिथि रेखा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे अक्षांश रेखाओं से, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कटिबंध बना रहे हैं, जलवायु का निर्धारण कर रहे हैं, वैसे ही हम देशांतर रेखाओं से करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं, ठीक। अब ये जो डिस्कशन है हम ये कल की क्लास में करेंगे, आज के लिए काफी हो चुका है, और क्योंकि इसलिए कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे क्योंकि जब कल मैं आपको स्टार्टिंग में ये पढ़ाना स्टार्ट करूंगा अंतर्राष्ट्रीय समय और तिथि रेखा, तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपका देशांतर रेखाओं की डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो कल क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, काफी कुछ हमने कंटेंट करना है एक दिन में ही। तो पहले तो ये देशांतर, ये तिथि और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है इसको देखना है आपने, इसके बाद
पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे हम, ठीक है, इस पर चर्चा होगी थोड़ा सा। इसके बाद हम कल ये भूकंप वगैरह पर डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों की, वैसे सारी ही क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। एक दिन में हम अच्छा खासा कंटेंट पूरा करेंगे, तो इसके लिए आप थोड़ा सा पुराना वाला रिवीजन करके आइए। ये वन लाइनर रखे हैं ना, ये टेस्ट 2 है। टेस्ट कौन से हैं ऋतु, ये टेस्ट कब करवाए थे मैंने आप लोगों को? ये आपने अपने मन से किए क्या है? अच्छा वही वाला। अच्छा गूगल फॉर्म वाले टेस्ट आपने इसमें लिख दिए, वेरी गुड। गुड, अच्छी बात। तो ये तो मतलब ये तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फिर ये तो आप लोग खुद, आप लोग जो मैं भेजूंगा डॉक्यूमेंट उससे देख लीजिएगा ना, है ना, वही मैं कहूँ, मैंने कहा ये तो बहुत सारा हो रहा है। ये टेस्ट, ये तो टेस्ट ही चलने हैं अभी। अच्छा अब यहाँ से जलवायु आ जाएगी, ठीक है। तो जलवायु, ज्वालामुखी तक का डिस्कशन हम कल कर लेंगे, ज्वालामुखी भी पढ़ेंगे हम कल, ठीक है ना, ज्वालामुखी भी पढ़ेंगे। ये हमने कल करना है कैसे भी करके, ठीक है। तो आप लोग सब लोग 6:30 बजे ज्वाइन कर लीजिए क्लास। 15 ही मिनट कल मैं आपसे हिस्ट्री पूछूंगा, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा ज्योग्राफी पढ़ाना। अधिक समय चाहिए हमको ये पढ़ने के लिए, ठीक है। ज्वालामुखी कल हमने पूरा करना है, यहाँ तक पूरा खत्म करना है, मतलब कल हमने डॉक्यूमेंट पूरा कर देना है। फिर परसों हम जो विश्व की नदियां, दर्रे वगैरह हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। ऋतु मेरे को भेज देना है वो तब तक आप, ठीक है।